हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टेक्नीशियन के अंदर जो रीजनिंग पूछा गया है उसके पहले सेट को, और बारी बारी से हम लोग सभी एग्जाम के पाँच पाँच रीजनिंग के सेट को देखेंगे। इससे क्या होगा, 2024 में जितना भी टाइप आपका पूछा गया है, जो नया क्वेश्चन पूछा गया है, उसको समझने का मौका आपको मिलेगा, टीसीएस के पैटर्न को समझने का मौका मिलेगा। और इससे आगामी जो भी आपका रेलवे का एग्जाम होना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यह आपका क्लास से जो है वो बेनिफिशियल होगा। ये जो क्लास चल रहा है उसका पीडीएफ भी आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा और वहाँ से जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना शेयर जरूर करिएगा, इतना कम आप सब लोग जो है मेरे लिए जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था वह था आपका ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन से जो है वो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हम लोग बोलते हैं कोडेड रिलेशन। इसमें क्या है आपका कि सिंबल से संबंध को दर्शाया गया है। जैसे देखिए क्या बोला है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता, और ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन। और इसके अनुसार हमें क्या बताना है, यहाँ जो आपका क्वेश्चन है इसका जो है हमें रिलेशन, इसके आधार पर रिलेशन पता करना है कि पी का टी से क्या संबंध है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो डाटा दिया गया है इसका हम लोग क्या करेंगे, फैमिली ट्री बना लेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा। पी गुना क्या है, और इसमें बोर्ड मास आप फॉलो मत करिएगा कि पहले भाग का क्रिया फिर गुना का क्रिया फिर प्लस माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरू से अंत की ओर आपको चलना है। सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पे पी गुना क्यू है, तो गुना का मतलब क्या बोला है, गुना का मतलब बोला है यहाँ पे पिता, यानी पी गुना ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता, तो पी गुना क्यू का अर्थ पी क्यू का पिता। तो जो पिता होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो उसका संतान होगा उसको नीचे रखेंगे। तो पी के बारे में बोला कि पी जो है वह क्यू का पिता है। अच्छा, इसका जेंडर भी क्लियर है, तो जेंडर भी आप क्लियर करते चलिएगा। जो भी पुरुष होगा उसको रख दीजिएगा ट्रायंगल में, जो महिला होंगी उसको सर्कल में आपको रख देना है। ठीक है, तो पी हो गया क्यू का पिता, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता को रखना है और नीचे में उसके संतान को। अब पी क्यू का पिता है, इसका मतलब क्यू या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा पी का। क्यू का अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है, वह पुरुष है कि स्त्री है यह आपका स्पष्ट नहीं है। आगे देखिए, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्यू भागा आर, भाग का मतलब क्या है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन, तो क्यू भागा आर का मतलब क्यू आर की बहन। तो क्यू आर की बहन है, तो क्यू आर की बहन है तो क्यू और आर दोनों साथ में रहेगा, और बहन कौन है, क्यू है, तो क्यू को रख दीजिए सर्किल में। क्यू आर की बहन है। आर के बारे में अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि आर लड़का है कि लड़की, लेकिन क्यू का स्पष्ट हो गया कि क्यू आर की बहन है। तो क्यू और आर भाई बहन को क्या रखना है, आपको हमेशा साथ में रखना है। ठीक है, तो क्यू आर की बहन हो गया, और क्यू जो है उसका जेंडर भी क्लियर है, तो क्यू को रख दिए हम लोग सर्किल में। आगे चलिए, क्यू आर का हो गया। आगे देखिए, आर माइनस क्या है, एस। माइनस का मतलब क्या है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी, तो आर माइनस एस का अर्थ है आर एस की पत्नी। तो आर को बनाइए एस की पत्नी। तो आर एस की पत्नी कब बनेगा, जब आर महिला होगा तभी तो एस की पत्नी बनेगा, और एस क्या हो जाएगा, एस पुरुष हो जाएगा। आर को बनाना है एस की पत्नी, यानी आर महिला हो जाएगा, एस पुरुष हो जाएगा। यह महिला है या पुरुष है, पुरुष को ट्रायंगल में, महिला को सर्किल में, और पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। अगर आप इस दोनों को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो यह भाई बहन का रिलेशन देने लग जाएगा। तो इसके बीच में जहां भी पति पत्नी होगा बीच में प्लस का सिंबल आप दे दीजिएगा। आगे देखिए क्या है, एस गुना टी। तो ए गुना बी का अर्थ ए बी का पिता, तो एस गुना टी का अर्थ एस टी का पिता। एस किसका पिता है, टी का, तो एस कहाँ रहेगा, एस रहेगा टी के ऊपर। क्लियर हो गया। चलिए, इन सब में जो है आपका सबका जेंडर क्लियर है, सिर्फ टी का छोड़ करके। टी के बारे में हमें यह नहीं पता है कि यह पुरुष है कि स्त्री। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा है। देखिए पूछा है पी का टी से क्या संबंध। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाता है, कुछ लोग टी का पी से संबंध निकाल देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा है पी का टी से क्या संबंध, यानी आपको बताना है पी क्या लगता है टी का। क्या बताना है, पी क्या लगता है टी का। तो देखिए पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। गौर से देखिएगा, यह दोनों बहन है ना, और यह आपका क्या है, पी का यह हो जाएगा पिता, पिता की पत्नी यानी कि माता, और माता का यह हो जाएगा पिता, यानी टी की यह माता और माता के पिता। हमारा आंसर हो जाएगा माँ के पिता, विकल्प डी। क्लियर हो पा रहा है, हम एक एक का रिलेशन यहाँ पे क्लियर करके बताते हैं। देखिए इसके ऊपर यह है, यानी पी पिता हो जाएगा किसका, क्यू का, और क्यू और आर जो साथ में होगा वह भाई बहन, तो क्यू और आर दोनों बहन है, तो इस दोनों का पिता पी हो जाएगा, और पी का यह दोनों संतान हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अब आर प्लस एस है, यानी एस पति है आर का, तो एस पति है आर का, तो आर पत्नी हो जाएगा एस का, और एस जो है वह क्या होगा आपका, दामाद हो जाएगा किसका, पी का, क्योंकि पी के पुत्री का यह पति है।
उसी तरह से पी क्या हो जाएगा, पी की पत्नी का पिता, इस दोनों का यह पिता है तो पी के पत्नी का पिता यानी पी ससुर हो जाएगा किसका, एस का। तो हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में कि पी का टी से क्या संबंध, तो देखिए टी का यह पिता है, यह माता है और इसके पिता, यानी कि पी जो है वह नाना हो जाएगा टी का। ऑप्शन में नाना नहीं है, माँ के पिता है तो हम माँ का पिता यहाँ पे चुन लेंगे। क्लियर, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका सिलॉक्स का है। देखिए 5 ही सेट तो आपको करना है, आगे चल के हर एक सेट में वही क्वेश्चन आपको रिपीट करता हुआ मिलेगा। तो 5 सेट हर एग्जाम का आप अच्छे से जरूर करिएगा, और बाकी का सेट जो है आप जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकी का सेट भी आपको डाल दिया जाएगा। और होता क्या है आपका कि 5 सेट में जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है आगे वही चीज़ है, आगे भी बाकी जितना भी है सब जगह वही चीज़ पूछा गया है, सिर्फ आपका क्या है, डाटा आपका बदला हुआ है, अंक बदला हुआ है, बाकी पैटर्न वही है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बोला है कुछ कुशन घंटियां हैं। कुछ कुशन क्या है आपका, कुछ कुशन के बारे में बोला है कि यह जो है आपका घंटिया है, तो कुशन का कुछ हिस्सा जो है वह कहाँ कॉमन कर देंगे, घंटी के अंदर। के से कुशन, जी से घंटी। आगे देखिए, और सभी कुशन मशीनें हैं, जितना भी कुशन है सब मशीन है, तो सभी कुशन को मशीन बना दीजिए। यह सबका सब कुशन क्या हो गया आपका, मशीन हो गया। जो भी कुशन है उसको कहाँ रख दिए हम, मशीन के अंदर रख दिए, हो गया। कथन के हिसाब से वेन डायग्राम, सभी का वेन डायग्राम ऐसे बनता है, सभी ए बी है तो ए के ऊपर से बी जाएगा, ठीक है। कुछ ए बी है तो ए कुछ हिस्सा बी के साथ कॉमन, ऐसे हम लोग इसको कर लेते हैं। क्लियर। अब चलिए निष्कर्ष निकालिए। जब वेन डायग्राम आपका बन गया ना, निष्कर्ष निकालना बहुत आसान है। बोला है सभी मशीनें कुशन है। देखिए तो सभी मशीनें कुशन है कब होता, जब मशीन अंदर में होता, कुशन ऊपर से होता, तो यह निष्कर्ष तो आपका गलत हो गया। दूसरा, कुछ घंटियां मशीनें हैं। देखिए घंटी और मशीन कॉमन है, हाँ सर है, कुछ कॉमन है, तो केवल निष्कर्ष 2, और केवल निष्कर्ष 2 के लिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए, यह आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन का है। इसमें देखिए दिशा का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आपको पता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा है, हमेशा अपने दाहिने हाथ की तरफ जो है वो आप पूरब दिशा लीजिएगा। दाहिने हाथ की तरफ कौन सा दिशा लेना है, पूरब। जहां से भी पूरब चलना होगा वहां से हम दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे, है ना। खुद के दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ तो पश्चिम दिशा हो जाएगा। ऊपर चलेंगे तो उत्तर दिशा और नीचे चलेंगे तो दक्षिण दिशा। तो जब भी पूरब चलने के लिए बोले दाहिने हाथ की तरफ चलिए, पश्चिम चलने के लिए बोले बाएं हाथ की तरफ चलिए, उत्तर चलने के लिए बोले ऊपर की ओर चलिए, दक्षिण चलने के लिए बोले नीचे की ओर चलिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा भी 4 दिशा है जो इसके बीच में है। नॉर्थ ईस्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, इस तरह से। अब एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और जानना होता है कि बाएं और दाएं। तो जब भी आपको बाएं मुड़ना हो ना, कैसे मुड़ना हो, बाएं मुड़ना हो, तो हम कुछ इस प्रकार से मुड़ते हैं, जहां से भी बाएं मुड़ना हो। और यह जो रोटेशन है वह कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी आपका कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है ना, घड़ी के सुई को, मिनट वाले सेकंड वाले सुई को देखिएगा, इसी प्रकार से तो चलता है ना। तो अगर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, सर्कुलर रोटेशन 2 ही टाइप का होता है, एक तो क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉक। तो अगर रोटेशन इस टाइप का हो रहा है मतलब क्लॉकवाइज, और अगर उल्टा हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं मुड़ने के लिए हमें कैसे मुड़ना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जहां से भी बाएं मुड़ने के लिए बोले आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़िए, और जहां से भी आपको दाएं मुड़ना हो ना वहां पे आपको मुड़ना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में। तो दाएं घूमने के लिए बोले कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। बाएं घूमने के लिए बोले कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना ही तो थ्योरी है डायरेक्शन टॉपिक का। इतना आप समझ गए, डायरेक्शन आपका क्लियर हो गया। दिशा आपको समझ लेना है, दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण हो गया। और उसके बाद बाएं दाएं मुड़ना होता है। तो बाएं मतलब उल्टा होता है, बाएं मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। जो आपका बायां हाथ होता है उल्टा हाथ होता है, दाहिना हाथ सीधा हाथ होता है। तो जब भी बाएं मुड़ना होगा, लेफ्ट टर्न लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत चलेंगे। और दाएं मुड़ना होगा तो घड़ी के दिशा में हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बोला है शाहिद बिंदु ए से आरंभ करता है, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर यानी बाएं हाथ की तरफ। यह पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किया, 20 किलोमीटर चला है पश्चिम की ओर, ले चलिए 20 किलोमीटर ले चलिए किस ओर, पश्चिम की ओर ले चले पश्चिम की ओर, इसका मतलब बाएं हाथ की तरफ। इस पॉइंट से चलना शुरू किया, यही आपका इनिशियल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहीं से चलना शुरू किया। इस डिस्टेंस को हम कितना माने हैं, 20। आगे फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ा है तो घड़ी के विपरीत दिशा। ऐसे चलेंगे तो घड़ी के दिशा हो जाएगा, तो हम इस तरफ इसके उल्टा में चलते हैं, बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर, बोला है ना बाईं ओर मुड़ा है और 20 किलोमीटर चलता है, तो फिर से बाईं ओर मोड़ के इसको 20 किलोमीटर चलाइए। फिर से बाईं ओर मुड़ा है और कितना चलता है आपका, 20 किलोमीटर, यानी कि यह वाला जो डिस्टेंस है वह भी आपका 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे चलिए।
बाईं ओर मुड़ा 20 किलोमीटर हो गया। बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब क्या हुआ, अब फिर से बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर। पर बाईं ओर मुड़ने का मतलब कि घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत मोड़िए और 15 किलोमीटर इस बार चला है। कितना चला है, 15 किलोमीटर। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे कैसे रुक गए, भाई जब इस दूरी को हम 20 माने हैं तो 15 हमें चलना है, तो इससे थोड़ा पहले ही हम लोग रुक जाएंगे। आगे चलिए, तो बाएं ओर मुड़ा 15, फिर बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और बाईं ओर मुड़ के कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ के यह कितना चला, बाईं ओर मुड़ के यह 12, कितना चल रहा है आपका, 12 किलोमीटर चला। ठीक है, यह आपका डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। देख लीजिए, यह पूरा 20 है, इसमें से 12 ही चला है, अभी इसके बीच में 8 दूरी बचा हुआ है। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर। अब दाईं ओर मुड़ा है तो घड़ी के दिशा में, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा है घड़ी के दिशा में, और दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो देख लीजिए, यह 15 चला था, इधर देख लीजिए यह डिस्टेंस क्या है, 15 है, 5 किलोमीटर मतलब बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। तो बाईं ओर मुड़ता है, सॉरी दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से चलना शुरू किया था, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट ए, और यहाँ पे फाइनली यह पहुँच गया, यह पॉइंट हो गया बी। चलना शुरू किया वह पॉइंट ए, जहाँ पे पहुँच चुका है वह पॉइंट बी। पूछा क्या है कि बिंदु पर दोबारा पहुँचने के लिए कितनी दूरी तक और किस दिशा में चलना चाहिए। अब देखिए, उसी बिंदु पर, आरंभिक बिंदु पर इसको पहुंचना है, तो किस दिशा में चलना होगा, भाई यहाँ पे है ना, ऊपर की ओर चलना होगा। ऊपर की ओर चलना होगा मतलब उत्तर दिशा में इसको चलना होगा। और कितना चलना पड़ेगा, यह दूरी बताइए। सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी था आपका, 12, यानी यह जो दूरी बचा हुआ है वह कितना है आपका, 8 हो जाएगा। यानी उत्तर की ओर और 8 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा। आंसर आपका 8 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर यह पूछा जाता कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ से नीचे है, मतलब आरंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में है। आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए चलना किस दिशा में होगा, चलना होगा इसको उत्तर की दिशा में ना, ऊपर की ओर चलना होगा यानी उत्तर दिशा में। पूछता कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ से किस दिशा में है, नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा हमारा आंसर होता है ना। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत ईजी ही होता है। क्या बोला गया है यहाँ पे, सभी को गिनती बाएं से दाएं करना है और सभी संख्या केवल एक अंक का है। यह 1 2 अलग अलग, इसको आप समझिएगा, साथ में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 2 जो है इसमें अलग अलग है, साथ में नहीं है, ऐसा इस क्वेश्चन में स्पष्ट भी किया है। कहाँ से स्पष्ट किया है, सभी संख्या केवल एक अंक की है। सवाल क्या पूछा है, यहाँ पे सीधे आइएगा। उपयुक्त संख्या में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक पूर्ण वर्ग और बाद में एक सम संख्या। मतलब हमें क्या चुनना है, कितने विषम संख्या है, कितने विषम संख्या यानी कि कितने ऑड नंबर है। ठीक है, कितने विषम संख्या इसमें से हमें दिखना है, और जो विषम संख्या होना चाहिए इसके बाद में सम संख्या। ठीक है, और पहले क्या होना चाहिए, पहले पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या एक के स्क्वायर करने पे आता है। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। 4 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया क्योंकि 4 2 के वर्ग करने पर आता है। 9 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया क्योंकि 9 3 के वर्ग करने पे आता है। 16 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा क्योंकि 16 4 के वर्ग करने पर आता है। तो हमें एक अंक वाला ही चाहिए ना। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि कितने विषम संख्याएं हैं जिसके बाद में सम और पहले पूर्ण वर्ग संख्या, या पहले पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में सम। तो विषम संख्या इसमें खोजिए। देखिए, एक यह विषम संख्या है लेकिन इसके पहले कोई संख्या ही नहीं है। आगे चलिए, यह विषम संख्या है, यह आपका विषम संख्या जरूर है लेकिन इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है। देखिए, यह जो एक है इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। इस एक को देखिए, इसके पहले देख लीजिए, एक के पहले जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 7 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या है, बाद में विषम संख्या है। यहाँ देख लीजिए, और देख लीजिए 9 है, विषम 3 है, 3 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, फिर 9 है, 9 के पहले भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, 1 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 7 के पहले यहाँ पे यह वाला काउंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो नंबर है वह क्या है, यहाँ देखिए 7 है, विषम संख्या, पहले पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, और बाद में सम संख्या, यानी एक क्या हो जाएगा हमारा 1 7 8। 1 7 8 इस पेयर को जरा गौर से देखिए, पहले विषम है, पहले पूर्ण और बाद में सम संख्या। और आगे चलिए, और आगे इसमें विषम कौन है, इसमें आगे विषम जो है आपका यहाँ पे कौन है आपका 3 है। अब विषम से पहले क्या चाहिए हमें, पूर्ण वर्ग संख्या, बाद में सम संख्या नहीं है। विषम से पहले, विषम से पहले, विषम से पहले एक ही है क्या, क्वेश्चन में कुछ एरर तो नहीं हो गया। ऐसे कितने पूर्ण वर्ग विषम संख्या जिसके पहले पूर्ण वर्ग, तो विषम संख्या पहले पूर्ण वर्ग, विषम संख्या पहले पूर्ण वर्ग बाद में सम नहीं है,
विषम संख्या पहले पूर्ण वर्ग बाद में सम नहीं है, विषम संख्या पहले पूर्ण वर्ग बाद में सम नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए विषम संख्या पहले पूर्ण वर्ग बाद में सम नहीं है, यानी यह भी आपका नहीं होगा। इसमें कहीं ना कहीं एरर हमको दिख रहा है, क्वेश्चन जो है आपका इसमें कहीं कुछ छूट गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या छूटा है इसमें। एक दो आठ चार एक सात, एक दो आठ चार एक सात, एक दो आठ, एक दो आठ दो चार एक सात, ठीक है, 6 1 7 3 2, 6 1 7 3 2 है ना। हाँ जी, एक यहाँ भी तो हो जाएगा ना, एक सेकंड देखिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ भी तो हो जाएगा। देखिए 7 7 एक विषम संख्या, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में क्या है, सम संख्या है। तो एक आपका 1 7 6 भी तो हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका 1 7 6, और एक क्या है आपका 1 7 8 है। तो कुल मिला के कितना संख्या हो जाएगा, कुल मिला के आपका 2 संख्या हो जाएगा। देखिए बहुत बारीकी से इस चीज को देखना होता है। विषम संख्या पहले पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में क्या है आपका, बाद में आपका सम संख्या। तो ऐसा कुल मिला के कितना संख्या हो गया, 2 हो गया, 2 पेयर बन गया, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, अमित और अमृता की आयु का योग। अमित, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है ना, एज का क्वेश्चन है, हम करते जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि अमित, तो यहाँ पे अमित हो गया, और अमिता। ठीक है भाई, अमित और अमिता, इन दोनों के आयु का जो योग है वह अमिता और अमृता के योग से 15 वर्ष अधिक है। यह क्या है, अमिता और अमृता, यह अमिता और अमृता, अमिता और प्लस क्या है अमृता, इसके आयु के योग से, इसके आयु के योग से, इन दोनों के आयु के योग से कितना वर्ष अधिक है, 15 वर्ष अधिक है। समझिएगा फिर से सवाल क्या बोला है। बोला है अमित और अमिता के आयु का योग, इस दोनों के आयु का योग जो है अमिता और अमृता, इसके आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। मतलब इन दोनों का जो आयु है, इन दोनों के आयु से 15 साल ज्यादा है। मतलब दोनों की आयु में 15 साल का अंतर। हम आपसे कहें कि आपके बड़े भाई का आयु आपसे 15 साल ज्यादा है, यानी आपके बड़े भाई के और आपकी आयु में 15 वर्ष का अंतर। उसी तरह से अमित और अमृता की आयु का जो योग है वह अमिता और अमृता की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, यानी इसके, इन दोनों के आयु के योग और इसके आयु के योग में 15 साल का अंतर है। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इधर जो है आपका अमिता प्लस में, यहाँ पे अमिता माइनस में कट जाएगा। अब इधर क्या बचा हमारे पास, अमित बचा। अमित किस फॉर्म में है, प्लस में है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस हमारे पास क्या बचा है, अमृता, और बराबर वैल्यू क्या है 15। अब क्या निकला, अमिता अमृता से कितना वर्ष अधिक है, 15 साल। तो यही पूछा है कि अमृता अमित से कितना वर्ष छोटा है। तो देखिए अमृता जो है अमित से कितना वर्ष छोटा है, दोनों की आयु में अंतर कितना का है, 15 का। तो आंसर हो जाएगा 15। तो ये आयु का जो अंतर होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, दोनों को हम लोग किससे दर्शाएंगे, अंतर से दर्शाएंगे। ए बी से अगर हम बोलें कि आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है, यानी आपके बड़े भाई की और आपकी आयु में 5 साल का अंतर। ठीक है, और अगर हम आपसे कहें कि आपका छोटा भाई आपसे 5 साल छोटा है, यानी आपकी आयु और आपके छोटे भाई की आयु में अंतर 5 साल का। तो वही चीज है, इन दोनों की आयु में अंतर कितना का है, 15 वर्ष का है, यानी कि यह इससे 15 साल बड़ा होगा और यह इससे 15 साल छोटा होगा। क्वेश्चन में जो डाटा दिया है एग्जैक्टली उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे और उससे हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है, हमें असंगत चुनना है। यह जो चारों है इसमें क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि इसमें अलग कौन है, डिफरेंट कौन है, उसी को चुनना है। देखिए जरा गौर से देखिएगा, यह G7 पे होता है, D4 पे होता है, 3 का गैप है, 6 3 9 3 का गैप है, 1 और 4 3 का गैप है, 3 और 3 3 का गैप है, सब जगह 3 का गैप है दोनों लेटर में। यहाँ देख लीजिए, यह होता है 7 पे या 10 पे 3 का गैप, यह आपका 9 पे 4 13 पे, यह आपका 13 का गैप, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 11 3 14 और 13 3 16, यानी बाकी सभी के पेयर में जो है वह 3 3 का गैप है। देखिए ना, G7 पे D4 पे 3 का गैप, F6 पे I9 पे 3 का गैप, लेकिन यहाँ देख लीजिए I9 पे और M13 पे 4 का गैप है। I9 पे M13 पे होता है 4 का गैप है, तो आपका विषम जो है वही हो जाएगा। यहाँ देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बोला एक निश्चित कोड भाषा में कांट हर्ट मी। देखिए कांट हर्ट मी का कोड क्या है, कांट हर्ट मी, इसका कोड क्या है आपका, इसका कोड यहाँ पे दिया है
YKJACM, YK, इसके अलावा JA और साथ ही साथ जो है वो आपका CM। यह कोड किसका है? यह कोड है कांट हर्ट मी का। दूसरा सेंटेंस है डिड ही हर्ट, क्या है आपका? डिड ही हर्ट। तो डिड ही हर्ट का देखिए तो कोड क्या है? डिड ही हर्ट का कोड यहाँ पे जो है वह है आपका BTYOJA, BT, इसके अलावा YO और इसके अलावा JA, यही तो है इसका कोड। ठीक है, हमें क्या बताना है? हर्ट का कोड बताना है। किसका कोड? हर्ट का कोड। इस दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है? सर हर्ट ही तो कॉमन है। हर्ट यहाँ भी है, हर्ट यहाँ भी है। इसके अलावा भी कुछ कॉमन है क्या? नहीं। मी इसमें है, इसमें नहीं है। कांट इसमें है, इसमें नहीं है। मतलब हर्ट दोनों में कॉमन है। तो इसका कोड इतना है, इसका कोड इतना है। तो दोनों में एक वर्ड अगर कॉमन है तो एक कोड भी इसका कॉमन होगा। तो एक कोड देखे तो दोनों में कॉमन क्या है? सर JA इसमें भी है, JA इसमें भी है। इसका मतलब JA जो है वो किसका कोड होगा? हर्ट का। क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में हर्ट कॉमन है तो इन दोनों के कोड में जो है कोड भी तो कॉमन होगा। तो कौन सा कोड कॉमन हो रहा है? JA, यानी हर्ट का कोड क्या हो जाएगा आपका? JA हो जाएगा। विकल्प C आंसर। आगे चलिए, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को बोला है उत्तर की ओर मुख किए हुए व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्रेया बाएं छोर से 11वें। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर की ओर है इसका मतलब उसका चेहरा ऊपर की ओर होगा, और जिसका भी चेहरा ऊपर की ओर होगा उसका लेफ्ट और राइट यानी बायां और दायां बिल्कुल हम लोगों के अनुसार होगा। जो हम लोगों का दायां होगा वो यहाँ भी दायां होगा, जो बायां होगा वो यहाँ भी बायां होगा। यानी इस तरफ क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा आपका? बायां हो जाएगा। क्लियर? जिसका चेहरा उत्तर की ओर होगा उसका दायां और बायां बिल्कुल हमारे अनुसार होगा। अब देखिए बोला क्या है, श्रेया बाएं छोर से 11वें स्थान पर। अच्छा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मेरे अनुसार बनाइएगा और जरा ध्यान से समझिएगा। श्रेया बाएं छोर से 11वें स्थान पर, तो श्रेया बाएं से 11वें स्थान पर है। श्रेया कहाँ पे है? श्रेया जो है बाएं से 11वें स्थान पर, यानी श्रेया के बाएं में कितना व्यक्ति होगा? 10 व्यक्ति होगा। समझ गए इस बात को? इस श्रेया बाएं से 11वें स्थान पर कब होगी? जब इसके बाएं में 10 व्यक्ति होगा। तभी तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति, यह 11वां श्रेया हो गई। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, रवि बाएं छोर से 12वें स्थान पर। अच्छा, रवि बाएं छोर से 12वें स्थान पर, यानी इसके जस्ट बाद कौन होगा? रवि होगा। सीधी सीधी बात है भाई। 10वां बाएं से 10वां, यह 11वां 12वां रवि है, यानी श्रेया के जस्ट बाद रवि आ जाएगा। बोला है रवि बाएं छोर से 12वें, तो जो 11वें स्थान पर है उसके जस्ट बाद ही होगा 12वें स्थान पर। श्रेया और राहुल के ठीक बीच रवि। श्रेया और राहुल के, श्रेया और यहाँ पे बोला है कि राहुल के बीच रवि, तो श्रेया और राहुल के बीच रवि कब आएगा? इस श्रेया यहाँ पे है, राहुल अगर यहाँ पे आ जाए तो श्रेया और राहुल के बीच रवि आपका हो जाएगा। ठीक है, श्रेया और राहुल के ठीक बीच रवि। यदि राहुल पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पर, राहुल पंक्ति के दाएं छोर से 15वें स्थान पर, यानी राहुल के दाएं में कितना व्यक्ति होगा? 14 व्यक्ति होगा। तभी तो दाएं से 14, यह 15वां व्यक्ति हो गया। ठीक है, पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति? भाई जोड़ लो, अब क्या दिक्कत है? पंक्ति में देख लीजिए कितना व्यक्ति, देखिए 14 और 10 24 और 3 इधर, कुल मिला के कितना हो गया पंक्ति में? 27 व्यक्ति। देखिए कितना इजीली हम लोग अपना आंसर निकाल लिए। पंक्ति में कितना व्यक्ति? 27 व्यक्ति। कंप्लीट रैंकिंग बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रखे हैं, जहाँ पे हम लोग लेफ्ट प्लस राइट प्लस ऐसे वाले फॉर्मूला का बिल्कुल उपयोग नहीं किए हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके पूरा टॉपिक पढ़ाए हैं। आप जाकर के यूट्यूब पे लिखिएगा रैंकिंग बाई मैथ्स वाटिका या रैंकिंग बाई रुपेश यादव सर, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलिए, अगला देख लीजिए कथन और कार्यवाही का। यह आपका क्वेश्चन है। बोला है कथन और कारण का, भले ही कंपनी एक्स देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, कंपनी एक्स देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है, किंतु यह देश में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाला कंपनियों में से एक नहीं है। एक कंपनी एक्स जो है वह देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात वही करता है, कौन? कंपनी एक्स। लेकिन यह देश में सबसे अधिक जो लाभ अर्जित करता है उसमें से एक कंपनी नहीं है, सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करने वाला कंपनी नहीं है। क्या कारण हो सकता है इसका? पहला कारण, गेहूं के तुलना में लोहे जैसे अन्य उत्पादों का व्यापार करना अधिक लाभदायक है। पॉसिबल है, हो सकता है गेहूं में उतना लाभ नहीं हो रहा हो, हमें कारण ही तो बताना है, तो इस कारण के होने की भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, कंपनी एक्स का विविध व्यय बहुत बहुत अधिक है। अभी हो सकता है कि कंपनी एक्स जो है उसका एक्सपेंडिचर खर्चा बहुत गिरता होगा, यह भी तो आय नहीं होने का कारण होगा। सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाला कंपनी नहीं होने का कारण हो सकता है। तो 1 और 2 दोनों संभावित कारण है। हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही संभावित कारण है। जो भी आपका यहाँ जो ऊपर लाइन दिया गया था उसका सपोर्ट करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, उसके विरोध में नहीं जाना चाहिए।
आगे देखिए क्या बोला है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 10वां अंक और दाएं से चौथे अंक का योग। भाई दाएं से चौथा मतलब इस तरफ से 1 2 3 4, दाएं से चौथा अंक तो यही हो गया। और बाएं से हमें क्या चाहिए, बाएं से हमें 10वां अंक। बाएं से 10वां अंक के लिए 3 3 6 3 9, बाएं से 10वां अंक यही हो गया। तो बाएं से 10वां अंक 9, दाएं से चौथा अंक 0, इसी का योग चाहिए। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विकल्प बी हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर PLSO का कोड है VRYU। उसी प्रकार से इसका कोड इतना है। अच्छा देखिए तो कोड किस तरीके से किया है, यहाँ देखिए M13 पे और यह 19 पे 6 जोड़ दिया, 9 पे 9 6 15 6 जोड़ दिया, 16 6 22 6 जोड़ दिया, 12 6 18 6 जोड़ दिया। उसी तरह से भी 16 भी 22 6 जोड़ा है, यानी +6 +6 +6 प्रत्येक लेटर में तो किया है। उसी तरह से इसका कोड बताइए, आई कितना पे है, आई आपका 9 पे 9 6 15 वो हो जाएगा, 5 पे 5 6 11 के हो जाएगा, 12 6 18 आर हो जाएगा, H 8 पे 8 6 14 एन हो जाएगा, यानी OKRN विकल्प डी आंसर। प्रत्येक लेटर में 6 प्लस करके कोड किया है ना। PLSO से इसको कैसे बनाया, हर लेटर में +6 किया। इससे इसको कैसे बनाया, हर लेटर में +6 किया। किसी एक को ही चेक करेंगे तो उसी प्रकार से हम आगे +6 करके अपना आंसर निकाल लेंगे। क्या देखिए कितना सारा जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको मत पढ़िए, ठीक है, उसको पढ़ने में टाइम बर्बाद मत करिए। इसका जो संबंध इसके साथ है वही संबंध इसका किसके साथ होगा। तो हमें ऑप्शन से x और y का ऐसा वैल्यू लेना है जिसमें x और 88 के साथ वही संबंध बनता हो जो 12 और y के साथ हो। तो अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, देखिएगा सभी ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन अगर ए लेते हैं तो 8 से 88 का क्या संबंध है, 11 8 88। उसी प्रकार से अगर y के जगह 132 लेते हैं तो 12 गुने 11 132 हो जाएगा। भाई 8 लेते हैं तो 8 गुने 11 88। उसी तरह से y के जगह अगर 132 लेते हैं तो 12 गुने 11 132 हो रहा है। सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है, विकल्प ए आंसर। कुछ भी नहीं करना है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा वैसे भी हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या बोला है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहला अंक और दाएं से 15वें अंक का योग। क्या दिक्कत है भाई इसमें, बाएं से पहला अंक तो यही तो हो जाएगा, और दाएं से क्या बोला है, दाएं से 15वां अंक। तो दाएं से 15वां देख लीजिए, 3 3 6 3 9 2 11 11 और 3 14 और 1 15, एक ही तो है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। आंसर विकल्प भी हो जाएगा। दाएं से बोला है तो दाएं से उस अंक को हम लोग देख लेंगे, बाएं से बोला है बाएं से पहला अंक ले लेंगे, दोनों को जोड़ना है जोड़ लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एक निश्चित कूट भाषा में पे द टैक्स का क्या है कोड, पे द टैक्स, इसका कोड जो है आपका यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, GISI। इसका कोड क्या है, GI। ठीक है, चलिए GI, इसके अलावा क्या है, SI और DI, यही तो इसका कोड है। और आगे देखिए फाइल टैक्स रिटर्न, यही तो है, फाइल टैक्स रिटर्न। इसका कोड क्या दिया है, तो फाइल टैक्स रिटर्न का कोड है RIZISI, RIZI और SI। ठीक है, तो है। और कीप द टैक्स फाइल, इसके अलावा क्या है, कीप द टैक्स फाइल। इसका कोड यहाँ पे क्या दिया है, कीप द टैक्स फाइल। इसका कोड है आपका यहाँ पे QISI GI और इसके अलावा ZI, बस यही तो है। अब इसी आधार पर हमें क्या बताना है, फाइल का कोड क्या होगा, इसका कोड खोजना है, फाइल का कोड। आइए फाइल का कोड खोजते हैं, ढूंढते हैं। जब 3 रहे तो देखिए तीनों में कॉमन कौन है, सर तीनों में कॉमन है टैक्स यहाँ भी है, टैक्स यहाँ भी है, टैक्स यहाँ भी है। एक ऐसा कोड इस तरफ से चुनिए, क्योंकि इस सेंटेंस का कोड यहाँ है, इस सेंटेंस का यहाँ, इस सेंटेंस का यहाँ। तो जब तीनों में टैक्स कॉमन है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं कॉमन तीनों में, तो तीनों में टैक्स कॉमन है तो तीनों में कोई एक कोड कॉमन होगा। तो देखिए SI यहाँ भी है, SI यहाँ भी है और SI यहाँ भी है। ठीक है, तो टैक्स का कोड क्या हो गया, SI हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन आसान हो गया, हमें क्या चाहिए, अब फाइल का कोड। अब फाइल का कोड चाहिए तो इस दोनों में से किसी एक का कोड निकल गया, फिर आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस दोनों में बताइए कॉमन क्या है, सर फाइल यहाँ भी है, फाइल यहाँ भी है। बाकी देखिए रिटर्न इसमें है, रिटर्न इसमें नहीं है। तो इसमें भी फाइल है, इसमें भी फाइल है, यानी इधर एक कोड और इधर एक कोड आपका सेम होगा। तो देखिए तो दोनों में कौन सा कोड सेम है, ZI देख लीजिए, ZI यहाँ भी है, ZI यहाँ भी है,
इसमें भी फाइल है, इसमें भी फाइल है, यानी फाइल का कोड क्या हो जाएगा, ZI हो जाएगा, है ना। यहाँ भी फाइल है, यहाँ भी फाइल है, तो दोनों में एक कोड कॉमन होगा, ZI यहाँ भी है, ZI यहाँ भी है, हमें फाइल का ही कोड यहाँ पे चाहिए था। आगे देखिए क्या बोला है, बोला है सभी शर्ट पेट है, जब पेट नहीं है यहाँ पे पैंट होना चाहिए, पैंट है ना। सभी शर्ट क्या है आपका, पैंट है। जो भी शर्ट है, सभी शर्ट को हम क्या बना दिए, सभी शर्ट को हम बना दिए यहाँ पे पैंट। आगे चलिए, और सभी पैंट जो है, सभी पैंट टाई है, जो भी पैंट है वह क्या है आपका, टाई है, ठीक है। आगे चलिए, और कोई टाई जींस नहीं है, और कोई भी टाई जो है वह जींस नहीं है, तो आप इसको अलग बना दीजिए। कोई भी जो टाई है वो आपका जींस नहीं है, या आपका जींस, जेड से जींस बना दिए, या जी से लिख लेते हैं। कोई भी टाई जो आपका क्या है, टाई है, वह जींस नहीं है, तो पूरा का पूरा टाई है, यानी यह पूरा का पूरा जो भाग है वो आपका जींस नहीं है। यहाँ ऐसे जरूर लिखिएगा, इस पूरे में और इसमें क्या संबंध है, नेगेटिव संबंध है। सीधे अलग लिख देने से उसके बीच में कोई संबंध नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दोनों के बीच में कोई संबंध पता नहीं होगा, फिर भी दो चीज़ों को हम अलग अलग लिखते हैं, तो यह स्पष्ट जरूर करिएगा। या फिर अगर दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बोला है, कोई टाई जींस नहीं है, तो जो भी टाई है उसको रेखांकित करिए, तो यह पूरा का पूरा टाई है। और रेखांकित जिसको भी किए उसके बारे में लिख दीजिए कि जिसको भी रेखांकित किए हैं टाई को, वो आपका जींस नहीं है। क्या नहीं है, जींस नहीं है। जींस कौन नहीं है, जिसको भी हम रेखांकित किए हैं। अब निष्कर्ष पे आइए, पहला निष्कर्ष देखिए, कोई जींस पैंट नहीं है, कोई जींस पैंट नहीं है, बिल्कुल। कोई पैंट, पैंट का पूरा भाग रेखांकित है, यानी पैंट कोई भी जींस नहीं है, जो भी रेखांकित है वो जींस नहीं है, तो कोई भी पैंट जींस नहीं है, इसका मतलब कोई जींस पैंट नहीं होगा, तो यह बिल्कुल सही है, बोला है कोई जींस पैंट नहीं है। सभी पैंट शर्ट है, सभी पैंट शर्ट कब होता है, जब अंदर में पैंट बाहर से शर्ट होता है, यह आपका गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है, कथनों के अनुसार, यानी कथन को अनुसरण कौन करता है, केवल निष्कर्ष एक। आगे अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए सीरीज का इजी सा सवाल है। इस दोनों में देख लीजिए गैप कितना का है, 19 का। इस दोनों में गैप देख लीजिए कितना का है, 38 का। इस दोनों में गैप देख लीजिए कितना का है, 57 का। पैटर्न समझ में आ रहा है ना। इस दोनों में गैप कितना का है, 76 का। तो आगे गैप कितना का होना चाहिए, 19 का है ना। 19, 38, 57, 76, तो 95 का, यानी 95 कम करिए, एक 243 में से 95 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 148। अब देख सकते हैं 433 और 414 में अंतर कितना का है, 14 में 19 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 19 का। 414 और इसमें गैप कितना का है, इधर 24 इधर 14, यानी कि 38 का। तो एक पैटर्न समझ में आया कि 19 का गैप, फिर 38, फिर 57, फिर 76, तो आगे 95 कम होगा, 95 कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TPVS को इतना से कोडिट किया जाता है। तो देख कोडिट किया गया है इसका, तो T 20 पे, L 12 पे -8, P 16 पे, H 8 पे -8, V 22 पे, N 14 पे -8। भाई -8 का तो चक्कर है, तो इसका कोड बताइए। R 18 पे 18 -8 10, 10 नंबर पे J हो जाएगा। N 14 पे 14 -8 6, 6 नंबर पे F हो जाएगा। T 20 पे 20 -8 12, 12 नंबर पे L हो जाएगा। Q 17, 17 -8 9, 9 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा। तो JFLI, JFLI विकल्प B आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला, 7 व्यक्ति ABCDLXY और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सब किस तरीके से बैठा हुआ है, उत्तर की ओर मुख करके। कितना व्यक्ति है, 3, 3 6 और 1 7। तो सभी 7 व्यक्ति को बैठने के लिए यहाँ पे हम जगह बना लिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सभी 7 व्यक्ति के लिए जगह यहाँ पे हम बना लिए। सभी 7 का चेहरा किस तरफ है, 7 का चेहरा देख लीजिए उत्तर दिशा में है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन के भाषा को जरा ध्यान से पढ़िएगा। केवल जेड डी के दाईं ओर है, यानी केवल जेड डी के दाईं ओर है। डी के दाईं ओर मतलब डी यहां बैठेगा तभी तो केवल जेड जो है वह डी के दाईं ओर होगा। जो व्यक्ति यहां पे बैठेगा, केवल एक व्यक्ति उसके दाईं ओर कब होगा, जब वह सेकेंड लास्ट होगा। बोला है कि केवल जेड जो है वही डी के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब डी पक्का यहाँ पे होगा, तभी तो यहाँ पे जेड आपका बैठा है, ठीक है। केवल जेड डी के दाईं ओर बैठा है, मतलब डी यहाँ पे बैठेगा। क्लियर, आगे चलिए, क्योंकि इसके आगे फिर जगह नहीं होना चाहिए। अगर जगह होगा तो फिर इसके अलावा भी कोई व्यक्ति बैठ जाएगा। आगे, एक के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति। अच्छा, एक के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो एक को कहाँ बिठाएं कि बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति। अगर हम एक को यहाँ बिठाते हैं तो बाईं ओर देखिए 1 2 3, केवल 3 व्यक्ति हो जाएगा।
ए को अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो बाईं ओर देख लीजिए 3 से ज्यादा व्यक्ति हो जाएगा। तो बोला है ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, मतलब ए पक्का यहीं पे होगा, तभी तो बाईं ओर 3 व्यक्ति होगा। आगे देखिए, अब बोला है डी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति, डी और एल के बीच, डी और एल के बीच 3 व्यक्ति, तो डी यहाँ पे है, उस तरफ तो है नहीं जगह, तो 1 2 3 यानी एल को हम यहाँ बिठाएंगे तभी तो डी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हो जाएगा। आगे चलिए, वाई एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर है लेकिन बी के दाईं ओर, वाई जो है इसके बारे में एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर है, वाई जो है वह क्या है, वाई एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन बी के दाईं ओर। y को अगर हम यहाँ बिठाएंगे, y के बारे में बोला है कि x के बाईं ओर, तो y को अगर हम यहाँ बिठाते हैं, x को यहाँ बिठाते हैं तो y क्या हो जाएगा, x के बाईं ओर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि क्या हम y को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, तो यहाँ y को यहाँ x को यहाँ बिठाएंगे फिर भी तो y x के बाईं ओर होगा, y को हमेशा x के बाईं ओर बिठाना है, तो y को हम कहाँ बिठा सकते हैं, y को हम यहाँ बिठा सकते हैं या फिर यहाँ बिठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप y को यहाँ बिठाइएगा तो y x के बाईं ओर तो जरूर होगा लेकिन b के दाईं ओर किसी स्थान पर नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम y को यहाँ बिठाएं, y x के बाईं ओर, और अगर यहाँ पे b को बिठा देते हैं तो y b के दाईं ओर किसी स्थान पे हो जाएगा। क्वेश्चन के सभी कंडीशन यहाँ पे पूरा हो गया। अब सवाल क्या पूछा है, b और x के बीच में कितना व्यक्ति, भाई b और x के बीच में बता दीजिए, इसके बीच में कितना व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो गया, b और x के बीच में कितना व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति होगा। अगला सवाल देखिए, ए बी सी डी, सी डी नहीं है, ए बी ई जी पी एल और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितना व्यक्ति, 3 3 6 और 1 7। तो पहला काम तो आपका यही होगा कि सभी 7 व्यक्ति को बैठने के लिए आप जगह बना लीजिए। सबका चेहरा किस तरफ है, सबका चेहरा केंद्र की ओर है, तो सबके चेहरा को केंद्र की तरफ करिए। 4 5 6 और 1 7, सभी 7 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह यहाँ पे हम बना दिए। हमेशा जो डेफिनेट डाटा होगा वहां से शुरुआत करिएगा। तो देखिए क्या बोला है, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति, ए के दाईं ओर से, तो ए को कहीं बिठा लेते हैं, मान लीजिए ए को यहाँ पे बिठा लिए। अच्छा इस तरफ देखिए, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है तो इस तरफ ए का दाहिना होगा और इस तरफ ए का बायां होगा। तो बोला है कि ए के दाईं ओर से गिनने पर, मतलब ए के इस तरफ से गिनिए, ए और एम के बीच 2 व्यक्ति, तो ए और एम के बीच 2 व्यक्ति यानी एम यहाँ हो जाएगा। ए के दाहिनी ओर से गिनने पर ए और एम के बीच 2 व्यक्ति यानी एम यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो ए के दाहिनी ओर से गिनने पर बीच में 2 व्यक्ति होगा। आगे चलिए, अब बोला है यहाँ पे एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल, अब एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति। इस लाइन को हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाए तो इसको अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, क्योंकि ना तो इसमें पी बैठा है ना एल बैठा है। अगला लाइन पढ़ेंगे, अगर उससे हो गया तो फिर पीछे इस पे आ जाएंगे। अब आगे देखिए क्या बोला है, एम एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। एम कहाँ है, एल के ठीक दाईं ओर। एम कहाँ पे बैठा है, एम जो है एल के ठीक दाईं ओर। तो अगर हम एल को यहाँ बिठा देते हैं तो एल के ठीक दाईं ओर, देखिए एल का चेहरा इस तरफ है तो एल के ठीक दाईं ओर एम हो जाएगा। यही तो बोला है कि एम एल के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ एल को बिठा देंगे तो एल के ठीक दाईं ओर एम हो जाएगा। और अब जो लाइन छोड़े थे उसको बिठा लीजिए। बोला है एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति। एल के दाईं ओर से इस तरफ से गिनने पर 1 2 3 व्यक्ति, किसके किसके बीच, पी और एल के बीच। एल से दाईं ओर गिनने पर देखिए दाईं ओर यानी 1 2 3 व्यक्ति यानी पी यहाँ पे होगा, तो एल और पी के बीच 3 व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन किस तरफ से गिनने पर, दाईं ओर से। तो एल के दाईं ओर से गिनिए 3 व्यक्ति यानी पी यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलिए, एम एल के दाईं ओर बैठा है, ई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई कहाँ है, जी के दाईं ओर, तो 2 जगह एक साथ कहाँ पे खाली है, यहीं पे। तो ई जी के ठीक दाईं ओर, ई कहाँ पे है, जी के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पे जी अगर बैठेगा तो ई इसके ठीक दाईं ओर हो जाएगा। ई जी के ठीक दाईं ओर, जी जी के ठीक दाईं ओर यानी यहाँ पे ई बैठ जाएगा। ई कहाँ है, जी के ठीक दाईं ओर। अब बचा एक व्यक्ति कौन है, 7 में से 6 व्यक्ति को बैठा दिए, बचा एक व्यक्ति बी है तो बचे स्थान पर इसको बिठा दीजिए। अब सवाल देख लीजिए क्या पूछा है, बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। बी के दाईं ओर से देखिए, बी के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा स्थान पे कौन है, ई। हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। बी के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बैठा है, ई हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का ए। देखिए क्वेश्चन का सभी कंडीशन पूरा हो रहा है कि नहीं। बोला ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एम के बीच 2 व्यक्ति, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एम के बीच में 2 व्यक्ति हो रहा है। आगे देखिए, एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति, एल के दाईं ओर से गिनने पर एल और पी के बीच 3 व्यक्ति, देख लीजिए एल और पी के बीच 3 व्यक्ति हो गया। आगे एम एल के ठीक दाईं ओर, एम कहाँ है, एल के ठीक दाईं ओर है। आगे ई और जी के
ई जी के ठीक दाईं ओर, ई जी के ठीक दाईं ओर, ई कहाँ है, जी के ठीक दाईं ओर, देख लीजिए ठीक दाईं ओर हो गया। और बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पे, उसके बाद तो क्वेश्चन ही आपका पूछा था, उसका आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। यहाँ भी बायां दायां आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसका दायां इस तरफ, बायां इस तरफ, यहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसका बायां इस तरफ, दाहिना इस तरफ, यहाँ जो व्यक्ति बैठा होगा उसका बायां उस तरफ, दाहिना इस तरफ होगा। तो कुछ नंबर से, कुछ डाटा से आपको प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा कि बायां दायां किस ओर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए, भाई सीरीज का क्वेश्चन है, देखते चलो। 25, 22 3 कम किया, 19 3 कम किया, 16 3 कम किया, फिर 3 कम कर लीजिए, 13, क्या हो जाएगा आपका एम, 3 3 कम कर रहा है ना। दूसरे लेटर में देख लीजिए, एम वाला एकमात्र ऑप्शन है, यही आंसर हो गया। देखिए 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 3 19, 19 माइनस 3 16, 16 माइनस 3 13, 13 नंबर पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। वैसे भी देखिए EFGHI, एम के बाद क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आगे देख लीजिए 6, और यह 9 नंबर, 6 3 9 3 12 3 15 3 18, क्या आ जाएगा, RMIR आपका आंसर हो जाएगा। एक ही से आपका निकल गया था। आगे देख लीजिए, दी गई श्रृंखला में कौन सा विकल्प सही है, अब इसको चेक करिए। देखिए यहाँ से यही आपका श्रृंखला है, 10 11 12 13 14, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे एन। ठीक है, एन वाला जो होगा वही हमारा आंसर हो सकता है। आगे चलिए, अब देखिए एल 12 13 14 15 16, क्या आ जाएगा इनके बाद पी, एन के बाद पी, यह भी हट गया आपका, हमारा आंसर क्या हो गया, विकल्प बी हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे 15 16 17 18 19, 19 नंबर पे एस हो जाएगा। हर एक लेटर का पोजीशन बस आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्या बोला, यदि भाग और गुना को आपस में बदल दे, यानी जहाँ भाग है वहाँ गुना, जहाँ गुना है वहाँ पे भाग, बाकी वैसे ही रहेगा। तो 8 + 7, भाग के जगह गुना, 36 है तो 36, गुना के जगह भाग, बाकी 9 और -12, सिर्फ गुना और भाग का चिन्ह आपस में बदलना है। अब बोर्डमास के अनुसार कैलकुलेशन करिए, पहले भाग फिर गुना, तो 36 में 9 से भाग करिएगा कितना हो जाएगा, 36 में 9 से भाग करेंगे 4, फिर गुना, 4 7 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 36 में से 12 माइनस करेंगे 24, विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से रीजनिंग का पहला सेट जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए। और हमने जैसा कि आपको बताया कि आगामी रेलवे का कोई भी पेपर हो या वैसा कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हो, उन सभी के लिए यह जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगातार इस सीरीज़ के दौरान आप बने रहिएगा। फिर से इसका जो अगला क्लास है वो आपको अगले दिन मिलेगा, और यह क्लासेज जो है वो आपको लगातार मिलता रहेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो लगातार आप बने रहिए मैथ्स वाटिका के साथ। और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।